कृषि से जुड़ा हुआ कोई बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है तो देवेंद्र शर्मा जी का नाम उंगलियों में गिना जाना चाहिए था। जैसे प्रेमचंद जी के साहित्य में किसान था, तो वैसे ही उनके लेखन में, उनके विचार में, उनके अनुसंधान में किसान है। को कह सकते हैं कि वो देश के जो 99% जो लोग कृषि से जुड़े लोग हैं, जो उससे जुड़ी हुई जीविका चलाते हैं, वो सब इनके लेखन में, इनके विचार में, इनके शोध में, इनके अनुसंधान में एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं देवेंद्र जी। एक कृषि वैज्ञानिक होते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, एक्सप्रेस जैसे समूह से जुड़े रहे हैं। फिर वो तमाम दुनिया में जो कृषि अनुसंधान से जुड़े हुए जितने मामले थे उनसे लगातार संपर्क में रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के करीबन 50 विश्वविद्यालयों में उनके लेक्चर्स हुए हैं। और वियना में जो किसानों से जुड़े हुए, उनकी जीविका से जुड़े हुए जो अनुसंधान थे, जो उनके अधिकारों की लड़ाई थी, वो उसमें लगातार जुड़ रहे हैं। उनकी 5 किताबें हैं, पिछले दिनों आई हैं सामने हमारे, जिसमें भूख और गरीबी और किसानों की जो जीविका से जुड़े हुए कई मुद्दे उसमें हैं। उसमें गैट और भारत और गैट और विश्व की जो नीतियां हैं, तो अभी पूरे देश के सामने किसानों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हैं और उन पर वे लगातार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में लिखते रहते हैं। तो मैं पहले जो हमारे विमर्श में जो मुद्दे होते हैं कि देश का कितना बड़ा वर्ग आज खेती पर निर्भर है और खेती का जीडीपी में योगदान अभी कितना है, कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्नों से मैं आपसे बातचीत की शुरुआत कर रहा हूँ। नमस्कार। तो सबसे पहला प्रश्न सर मेरा यही है कि अभी कृषि का हमारी जीडीपी में कितना योगदान है और कितने प्रतिशत लोग अभी, वास्तविक आंकड़ा क्या है कि जो खेती पर निर्भर हैं और कितने जो ऐसे लोग हैं जो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायों के कारण कृषि पर निर्भर। देखिए, समय समय पे इसके आंकड़े हम देखते रहते हैं, लेकिन जो समझने की बात है, मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण भी है कि इस देश में अगर 140 करोड़ जनसंख्या है तो उसमें आधी जनसंख्या जो है वो खेती से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अगर मैंने कहा 140 करोड़ लोग हैं और उसमें से अगर आधा देखें तो 70 करोड़ लोग जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती पे जुड़े हुए हैं। ऑफिशियल डाटा देखें तो उसमें आता है कि आजकल के 46% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और रफली अबाउट 18% जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यही दिखती है कि दुनिया में आज एग्रीकल्चर की जनसंख्या जो है या जो जनसंख्या खेती में इन्वॉल्व है या इंगेज्ड है, वो सबसे अधिक आज भारत में है। और मेरा मानना है कि पहले हम ये सोचा करते थे कुछ साल पहले कि चाइना और इंडिया की जो एग्रीकल्चर की पॉपुलेशन है वो तकरीबन आधी थी दुनिया की पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में जो इंगेज थी। लेकिन अब हमें दिखता है कि भाई एग्रीकल्चर में इंडिया ही सबसे ज़्यादा लीड ले रहा है एज़ पर, या उनकी क्या कहते हैं पकड़ ज़्यादा मजबूत है एज़ फार एज एग्रीकल्चर इज़ कंसर्न। सर जिस स्तर पे हमारे जो मानवीय श्रम लगा हुआ है कृषि में और जो हमारी उत्पादकता है, उसमें ये बड़ा आंकड़ा होना हित में है या देश के? मेरा मानना हित में है और मैं उस सोच से बिल्कुल डिफ़र करता हूं जिसने आज तक देश में और दुनिया में किसानों को गरीब बनाए रखा है। और वो इकोनॉमिक सोच है जो ये कहती है कि भाई जब ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की, जब ग्रोथ होगी तो आपको खेती में जो जनसंख्या है उसको कम करना है, उनको लोगों को निकाल कर शहर में लेके आना है। ये बड़ी समझदारी की बात की सोची गई थी कि कैसे कृषि को सेक्रीफाइस करना है फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तभी बढ़ेंगे जब आपको खाद्य पदार्थ जो हैं या आपको रॉ मटेरियल जो है वो कम से कम उस पर खरीदना पड़े। तो कॉर्पोरेट्स तो चाहते हैं कि उनको मुफ्त में मिल जाए और कंज्यूमर के भी एक माइंड में डाल दिया गया है कि साहब ये आलू प्याज के दाम जब बढ़ते हैं तो देखिए आपकी बजट पे कितना नुकसान होता है। लेकिन जब मॉल बनाए जाते हैं उसमें आप देखिए जब शॉपिंग करने जाते हैं, अगर आज आप कॉफ़ी का कप पीने जाएं बैरिस्टा में या स्टारबक्स में या कोई भी कॉफ़ी जो कियोस्क है, तो आप देखते हैं 300 रुपये का कप आप कॉफ़ी का पीते हैं। तब तो किसी को नहीं लगता कि देश में महंगाई हो रही है, लेकिन जैसे ही आलू प्याज के दाम बढ़ते हैं तो सब शोर मचाते हैं कि साहब महंगाई होगी महंगाई होगी। ये हमारे को एक डेलिबरेटली इस तरीके का मॉड्यूल रखा गया है कि लोग ये समझें कि भाई खेती ही जो है वो एक बर्डन है सोसाइटी के लिए और उस बर्डन से उसको कम करना है, यानी लोगों को निकाल कर आपको शहर में लाना है। मेरे ख्याल से इट इज़ अ फ्लॉड इकोनॉमिक थिंकिंग और इट शुड हैव गॉन मच अर्लियर। लेकिन अब भी समय है कि हम इससे सुधारें अपने सोच को कि खेती से लोगों को निकाल
कर शहर में लाना और वो जाके फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं, ये ग्रोथ का मॉडल नहीं होना चाहिए, ये गलत मॉडल था। क्योंकि शहरों का जनजीवन भी और वहाँ की जो नागरिक सुविधाएं हैं उस पर भी एक दबाव बढ़ता है जो पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक डिजाइन तो चाहता है कि उससे दबाव पड़े। क्यों पड़े? क्योंकि कॉर्पोरेट्स को आसानी हो जाती है। आप देखिए ना, हमारा आज चंडीगढ़ की अगर आप बात कर लें, जिस तरीके से ये एक्सपैंड कर रहा है, तो लकीली 2 आपके आसपास सैटेलाइट टाउन्स हो गए, लेकिन जिस तरीके से ये एक्सपैंड कर रहा है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन को हम एनकरेज करते हैं आए यहाँ पर, उसका बर्डन जो है शहर का बढ़ता है, लेकिन वो कॉर्पोरेट को आसान हो जाता है, उनको अपना सारा माल बेचने के लिए आगे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बस यहीं पर अपना काम, उनका बिजनेस हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक सोच भी कॉर्पोरेट के सोच के हिसाब से ड्रिवन हो। मुझे ये लगता है कि अब इकोनॉमिस्ट जो देश के हैं, मेनलाइन इकोनॉमिस्ट जिनकी मैं बात करता हूं, उनको अपना दोबारा एक रीथिंकिंग करने की जरूरत है। ये पुराना मॉडल अब दुनिया में इसको भूल जाना चाहिए या वो फेल हो चुका है। आप ये कुछ महसूस करते हैं कि ग्रामीण स्तर पे भी जो कृषि का ढर्रा है उसको बजाय कि उसका वहाँ से निकालने के उसको आधुनिक किया जाए और जो समय के अनुसार जो खेती है ताकि उसकी इनकम बढ़े, कुछ इस विषय पर ध्यान दिया जाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा इतने सालों से एक प्रयास रहा है और सब इस बात को परिचित हैं कि मैंने हर बार कहा है कि खेती का जो संकट है वो खेत में नहीं है, खेती का संकट खेत से बाहर है। इसलिए बाहर है क्योंकि जो इकोनॉमिक डिज़ाइन है वो ऐसे दाम किसानों को देता है या उसका प्रयास करता है कि वो कभी उठ ही नहीं सकता। जब वो कभी उठेगा नहीं, तो आपने जो बोला कि भाई गांव में एक प्रयास किया जाए, प्रयास तभी होगा जब उसके हाथ में भी कुछ रिसोर्सेज आएंगे। अगर आप ये देखें, मैंने कई बार ये बात कही है कि 1976 में 1971 में जो गेहूं का दाम था वो 76 रुपये प्रति क्विंटल था। 2015 यानी 45 साल के बाद वो उसका दाम जो है गेहूं का वो 1450 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। आपको लगेगा कि बहुत दाम बढ़ गया, पर वो 19 गुना दाम बढ़ा था। लेकिन अगर मैं उसी पीरियड में एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह देखूं, हमारे जो दुनिया के और हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, स्पेशली दुनिया को तो छोड़ दीजिए, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी जो सिर्फ बेसिक पे और डीए की इंक्रीज देखें तो वो तो 120 से 150 गुना बढ़ी है। प्रोफेसर जो हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी तनख्वाह जो है वो 150 से 170 गुना बढ़ी है। और स्कूल टीचर्स, क्योंकि उनकी तनख्वाह 1971 में बहुत कम होती थी, तो वो बढ़ी है 280 से 320 गुना। और देखिए किसान की जो इनकम है वो 19 गुना बढ़ी है। जरा हम कभी इनकम पैरिटी को देखें। और ये क्यों है? मेरा मानना है कि अगर एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह भी 19 गुना बड़ी होती, आधे तो आत्महत्या कर चुके होते और आधे नौकरियां छोड़ चुके होते। तो ये जो डेलिबरेटली ये बनाया गया है एक मॉडल आपके सामने इकोनॉमिक कि भाई आपने खेती को उसी स्तर पर रखना है, उसको ऊपर नहीं उठने देना है, वो रिजल्ट है कि आज गाँव में जो आप बात कर रहे हैं कि उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए या उसकी इनकम की बढ़ोतरी होनी चाहिए, बेसिकली वो नहीं करने दी, नहीं की जा सकेगी। उससे जुड़ी इंडस्ट्री उसके आसपास लगे तो शायद वो। अब आप मेरी बात सुनिए कि लगें, वो तो मैं भी जब स्टूडेंट था मैं बात करता था, लेकिन आप देखिए ना कि जब किसान को, अभी मैं एक सर्वे ऑफन कोट करता हूँ, वो था 2016 का। 2016 में जब इकोनॉमिक सर्वे सरकार का कहता है कि किसान परिवार की औसतन जो आय है 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया में, 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया मतलब आधा देश हो गया, आधे देश में सर 20,000 रुपये साल की किसान की इनकम है। आप कभी सोच सकते हैं कि 20,000 के रुपए जो साल की इनकम है, यानी अगर मैं पंजाब में गाय भी पालता हूं तो सर मैं 20,000 रुपये मतलब 1700 रुपये पर मंथ हुआ किसान की इनकम। 1700 रुपये में तो मैं अपनी गाय नहीं पाल सकता। अगर आप शहर में रहते हैं और कुत्ता लेके चलते हैं रोजाना शाम को, तो आपका कुत्ता भी आप 1700 रुपये में नहीं पाल सकते। कभी सोचें कि किसान कैसे गुजारा करता होगा ओवर द ईयर्स इन 1700 रुपये पर मंथ। तो मेरा सबमिशन सिर्फ एक ही है सर हम सबसे, कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि सब वहाँ टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ला रहा, किसान जो है वो चेंज ही नहीं कर रहा अपने आप को। कैसे चेंज करेगा? अगर मैं बताता हूँ शहर के लोगों की 20,000 रुपये तनख्वाह कर दीजिए, मैं देखता हूँ कौन चेंज होता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि क्यों हमारा इतने कंटेम्प्ट है किसानों के प्रति। कंटेम्प्ट ही कहूँगा मैं, इंग्लिश का शब्द जो है, क्योंकि हम सोचते हैं कि किसान तो उसको, अगर टमाटर का भाव 10 से 20 रुपये हो जाता है तो हंगामा होता है और वहाँ पर चर्चा भी होती है। अगर जो रेडी वाला आता है उससे बात की जाती है तो वो हर आदमी उससे नेगोशिएशन में लगा हुआ है कि 10 रुपये बहुत ज़्यादा है, तुम इसको 8 रुपये कर दो। कभी मॉल में तो नहीं देखा मैंने किसी को नेगोशिएट करते हुए। ये मानसिकता क्यों बनी कि हम लोग सब्जी वाले से तो बहस करते हैं कि सस्ता लगा ले, मॉल में नहीं कर पाते? मॉल में नहीं, क्योंकि ये हमारा इकोनॉमिक डिज़ाइन है।
मैंने हर बार कहा है कि आपके इकोनॉमिक्स ऐसे तीन इकोनॉमिक्स 101 पढ़ा करते थे, आपने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, मेजॉरिटी ने पढ़ी है। इकोनॉमिक्स 101 इज फंडामेंटली फ्लॉड। वो ये कहती है कि जब तक लोगों को गांव से निकालकर शहर में नहीं लेके आएंगे आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि नहीं, अगर आपने अपने देश के ही हमारे जो एक सबके जिस चहेते जो हैं महात्मा गांधी जी ने जब कहा था कि गांव को स्वराज को बिल्डअप करिए, वो नीति हमें समझ नहीं आती। हमें वो आती है जो अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, या जो वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का जो इकोनॉमिक डिज़ाइन उन्होंने फ्रेम किया है वो हमारे यहाँ चलता है। हम उसी को रिपीट करते हैं, कट एंड पेस्ट करते हैं और चिपका देते हैं देश में कि ये रिफॉर्म्स हैं आपके। अरे यार, ये तो वहाँ फेल हो चुके हैं अमेरिका में, ये यूरोप में फेल हो चुके, आप वो यहाँ पर आपको चिपका देते हैं। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, ये हुआ है। और यही एक सोच हमारे उसमें डाली गई है कि खेती का जो भी उसका प्रोडक्ट आता है मार्केट में, उसके दाम कम होने चाहिए। मैंने तो नहीं देखा कभी किसी टीवी के दाम कम होते हों, या किसी स्कूटर के दाम कम होते हैं, या घड़ी के दाम कम होते हों। हर एक चीज़ का दाम बढ़ता है, खेती के नहीं बढ़ते। कहीं इसके मूल में ये भी बात है कि हम जो स्टोरेज की श्रृंखला है उसको आज तक नहीं बना पाए हैं कि किसान उसमें अपने अनाज को रख करके समय के अनुसार बाजार को देख के बेच सके। कहीं पूरे देश में नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तो हमारे देश में एक बहाना मिल जाता है हमें कि साहब स्टोरेज नहीं है। अमेरिका में तो स्टोरेज है। अमेरिका में किसान मुझे लिखते हैं कि साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2022 में जो मैं मक्की बेच रहा था उसका जो प्राइस था वो मेरे पिताजी ने वहाँ उस पर मेरे बान में लिखा हुआ लगा हुआ स्लिप लगी हुई है, उन्होंने जो 1970 में बेचा था उससे सस्ता मैं अब बेच रहा हूँ। ये तो अमेरिका का हाल है। अब मुझे बताइए कि हम जो कहते हैं कि यहाँ पर ये भी हमारी मानसिकता में डाला गया कि साहब आपके पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है, अब सब बहाने देख लीजिए एग्रीकल्चर पे होंगे, लेकिन इनकम नहीं हम देना चाहते। अच्छा, हमारे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात होती है उसको लेकर काफ़ी समय पिछले दिनों में आंदोलन चलता रहा है, और आप हमेशा अगर आप अमेरिका में नज़र आते हैं तो आप एक छोटे से गांव में भी नज़र आते हैं, हर किसान आंदोलन नज़र आते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में कितने प्रतिशत लोगों को इस समय एमएसपी का लाभ मिल रहा है, और क्या इसको कानूनी गारंटी दिए जाना अंतिम समाधान है उससे? देखिए, शांता कुमार कमेटी सरकार ने बनाई थी। आपको याद होगा जब 2014 में सरकार आई है पहली बार, तो उन्होंने एक शांता कुमार कमेटी बनाई थी, और शांता कुमार कमेटी ने मुझे भी समन किया था। मैं उसमें जब गया था तो मैंने एक बात कही थी उनके सामने कि तकरीबन जो प्रोक्योरमेंट होती है देश में, उसमें 30% जो सरप्लस है वो प्रोक्योरमेंट होता है जो हम देश में उपयोग करते हैं उसका पीडीएस के माध्यम से और बाकी सब माध्यम से। तो मेरा ये कहना था कि रफली 30% किसानों को बेनिफिट मिलता होगा। मुझे अच्छा लगा कि शांता कुमार जी ने मुझे पूछा कि ये इसका बेस क्या है। मैंने कहा जी, मैं तो इसका बेस ये है कि छोटे किसान हैं हमारे यहाँ पर, 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ या 1 एकड़ के जो भी किसान हैं उनको अगर देखें तो उनसे अगर ये सरप्लस अगर आता है तो मेरा मानना है कि उतना ही पॉपुलेशन का शेयर भी होगा जिसको बेनिफिट होता होगा। तो उन्होंने पूछा, जो एक्सपर्ट्स थे उनके अपने कमेटी के जो मेंबर्स थे, तो किसी को नहीं पता था। जब किसी को नहीं पता था तो उन्होंने कहा कि इसको अगली बार मैं इनको बोलूँगा कि करके आएँ, और शर्मा जी आपको भी आना पड़ेगा। तो खैर उसमें जब उन्होंने पेश किया तो उन्होंने कहा कि 6% किसानों को एमएसपी मिलता है देश में। तो और वो अधिकतर हम जानते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा के किसान हैं उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सिस्टम जो है वेल बिल्ट है, पूरे नेटवर्क जो हैं पूरे इस्टेब्लिश्ड हैं, ये सब बातें हुई। लेकिन उसके बाद आज अगर हम देखें, ये तो है मैंने बताया था कौन से 2014 के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। आज अगर हम देखें तो पार्लियामेंट में जो डाटा पेश हुआ उसमें कहा जाता है कि 14% किसान जो हैं भारत के उनको एमएसपी मिलता है, यानी 86% फार्मर्स को एमएसपी नहीं मिलता है, वो बाजार के हवाले हैं। और अगर बाजार इतना अच्छा होता तो मुझे बताइए कि हमारे देश के किसान बेवकूफ़ थोड़े हैं, वो कहें जी कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दीजिए। तो कानूनी अधिकार मांगने हैं क्योंकि उनको मिनिमम तो कम से कम वो मिले, तो गलत नहीं मांग रहे, क्योंकि बाजार ने उनको हर बार 30 से 40% ऑन एवरेज देखें कम प्राइस दिया है। तो कैसे आदमी सर्वाइव करेगा? आई थिंक दिस इज ए फैक्टर विच वी ऑल मस्ट अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड। सर, वो किसान जो कृषि सुधारों को लेकर जो 3 कानून लाए गए थे उनको लेकर लंबा आंदोलन चला और फिर वो वापस ले गए। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे जो कृषि सुधारों की गति है वो उस बिल्कुल गलत होती ये हमें समझना है। हमारे सुधार की जो डेफिनेशन है हमारे अंदर भी, दिमाग के अंदर, वो यही है कि जो मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक डिज़ाइन वहाँ से आया, उसको हमने मान लिया कि ये सुधार होगा। अब आप देखिए कि ये जो रिफॉर्म्स भारत में लाए जा रहे थे, ये रिफॉर्म्स तो अमेरिका और यूरोप में तो कब से चल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये हालात है कि अभी भी अगर आप देखें, इसमें भी 425 बिलियन डॉलर का कर्जा किसानों के सिर पे खड़ा है। ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप कहते हैं कि साहब मार्केट रिफॉर्म्स बड़े अच्छे होंगे, अगर अच्छे होते तो अमेरिका में क्यों नहीं काम किया? अभी पिछले साल देखिए, मतलब पहले 6 महीने में
24 यूरोप के देशों में प्रोटेस्ट हुए हैं, मैसिव प्रोटेस्ट हुए हैं। उसमें एक जो कॉमन जो उसमें लिंक है वो ये है कि हमें गारंटीड प्राइस मिले, एक अश्योर्ड प्राइस मिले। अगर ये मार्केट से अच्छा प्राइस मिल रहा होता तो मुझे बताइए कि 24 देश के किसानों को क्या जरूरत थी प्रोटेस्ट करने की। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका, यूरोप में ये फेल हो चुके हैं। अब भारत में वही फेल्ड रिफॉर्म्स हम ला के दे रहे हैं और लोग हमारे, मुझे भी लिखते हैं लोग, आप उन्हीं लोगों का सपोर्ट करते हैं जिन्होंने रिफॉर्म्स को, यानी जो 3 कानून थे उनको रिजेक्ट किया। बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने रिजेक्ट किया, जरूरत नहीं थी उसकी। आज जिसकी जरूरत है वो तो हम बात नहीं करते। कॉर्पोरेट ने आपको दे दिया, आप खुश हैं, उसके अलावा क्या हम सोच नहीं सकते? जी सर। एक अभी जो किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती ग्लोबल वार्मिंग की आ रही है। पिछले दिनों भी आया कि हरियाणा में, पंजाब में गेहूं की उत्पादकता पर फर्क पड़ा है, या जल्दी फसलें पक गई, मौसम गर्म हो गया। तो सर, उसकी चुनौती के मुकाबले के लिए भारत कितना तैयार है, और क्या हम ऐसे बीज या इस तरह की किसी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी ज़रूरत आज किसानों को है, चाहे वो भारत में है या अमेरिका में है, कहीं भी है वो किसान, उसको सबसे पहले एक अश्योर्ड इनकम चाहिए। चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे कुछ भी हो, उसका समाधान नहीं हो सकता जबकि एक आदमी जो है उसको पास एडिक्वेट कैपेसिटी नहीं होगी, या पर हम सब मानेंगे। तो वो एक कैपेसिटी देने के लिए सरकारों को किसानों की इनकम पर ध्यान देना पड़ेगा। आपका ये कहना कि क्या एमएसपी जैसे किसान मांग रहे हैं सारे देश में, ये तो पहला स्टेप है। वो ये कह रहे हैं कि 23 फसलों पर जो एमएसपी हर साल अनाउंस करते हैं उसको कानूनी अधिकार बना दिया जाए। और अगर आप सोचेंगे कि दुनिया में कहाँ हो रहा है, ये भी सवाल मुझे पूछा जाता है कि साहब दुनिया में कहाँ हो रहा है। इंडोनेशिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, आप जानते हैं, उसमें जो राइस है वो स्टेपल फूड है। अब देखिए, हमें ये पता चला अध्ययन से कि इंडोनेशिया में मिनिमम एक बेंचमार्क प्राइस रखा हुआ, उसको एमएसपी नहीं कहते, वो उससे नीचे नहीं कोई खरीद सकता। इसमें तो कोई हंगामा नहीं हुआ। यहाँ कहते हैं कि साहब ट्रेडर खरीदना बंद कर देंगे। इंडोनेशिया में क्यों ट्रेडर्स ने बंद नहीं किया? ये एक हमें भ्रम डाला जाता है ताकि हम डरें। हमारे में कोशिश है इकोनॉमिस्ट की, हमारे देश में, कि हमें एक भय की सिचुएशन में ला दिया जाए कि अरे अगर एग्रीकल्चर में किसानों को एमएसपी मिल गया तो 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। किसी ने ये भी कहा था और ये फिगर बहुत जगह टॉस हुई। अगर किसानों का कर्जा माफ हो गया तो देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। जब कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है अभी पिछले 11 सालों में, किसी ने नहीं कहा कि देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। जब 7वां पे कमीशन जब आया था तो उसके अंदर एडिशनल जो खर्चा हुआ हर साल सारे देश में, जब ये फैल गया तो 4.5 लाख से लेकर 4,80,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ एडिशनल हर साल। किसी ने नहीं कहा कि इकोनॉमी बैठ जाएगी या पैसा कहां से आएगा। किसान को आप थोड़ा सा भी दे दीजिए, आज देखो कैसे हंगामा होता है कि ये पैसा नाली में चला गया, ये इसका व्यर्थ गया, ये सब। मेरा ये मानना है सर, और मैं चाहूंगा कि हम सब समझें इस बात को, जिस दिन किसान के पास, मैंने आपसे पहले कहा कि 50% लोग खेती में जुड़े हुए हैं, जिस दिन उसके पास इनकम ज्यादा आएगी तो वो क्या करेगा? वो बाजार में खर्चेगा, बाजार में खर्चेगा, उससे डिमांड जनरेट होगी सब। जब वो डिमांड जनरेट होगी तो आपकी जीडीपी गैलअप करेगी। आज हम यहाँ 6 और 8 के बीच में जीडीपी हमारी ग्रोथ होती है और हम अपने आप को शाबाशी देते हैं। मेरा दावा है जिस दिन आपने किसानों को एक नियमित रूप से जो कानूनी अधिकार जो है एमएसपी का दे दिया, आप देखेंगे कि हमारी जो जीडीपी है वो 10% से क्रॉस कर जाएगी। ये देश का एक बूस्टर डोज नहीं होगा इकोनॉमी के लिए, इट विल बी अ रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। ये क्यों नहीं हमें समझ आता? क्योंकि इकोनॉमिक्स 101 में नहीं लिखा हुआ। ये प्रॉब्लम है हमारा। आप लंबे समय तक इस बात को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं कि किसानों को डायरेक्ट इनकम उनकी बढ़ाई जानी चाहिए, और उस दिशा में सरकार ने कदम भी उठाए, लेकिन उतने पर्याप्त लोग उसको कहते हैं। इस विषय पे क्या कहना चाहिए? सर देखिए, जब मैंने पहली बार कहा था किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलनी चाहिए तो हमारे इकोनॉमिस्ट ने मुझे अपोज किया और बोला कि साहब ये आदमी को इकोनॉमिक्स नहीं आती है, इन ए मार्केट इकोनॉमी आप स्टेट के वहाँ से ट्रेजरी से कैसे किसानों को या लोगों को बांट सकते हैं पैसा। मैंने कहा वैसे ही बांटेंगे जैसा कि कॉर्पोरेट को बांटते हैं। कॉर्पोरेट भारत का जो है इट थ्राइव्स ऑन सब्सिडीज, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, और वो थ्राइव करता है सब्सिडी पे, कोई नहीं उस पर ऑब्जेक्शन करता। लेकिन अगर हम किसान को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दे दें थोड़ी सी, तो हंगामा हुआ था, मेरे ऊपर कई लोगों ने लिखा भी, लेकिन मैं अपनी बात कहता गया अपना संदर्भ देके। मुझे अच्छा लगा कि जब अरुण जेटली के टाइम पर बात हुई, हमसे चर्चा भी हुई और उन्होंने ये तय किया कि हम किसान को, चाहे थोड़ा ही है, 6,000 रुपये साल का जो है बहुत थोड़ा है, मैं मानता हूं कि वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, लेकिन आज ये माने कि 60,000 करोड़ रुपया जो बजट का आधा, एग्रीकल्चर के जो बजट है वो 1.25 लाख करोड़ के आसपास है, उसका आधा 60,000 करोड़ रुपया आज किसानों को जा रहा है बाय वे ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। मेरा मानना है कि ये बहुत कम है, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन इट्स ए टेक्टोनिक शिफ्ट।
इन इकोनॉमिक थिंकिंग, और इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि आज ज़रूरत है, हमें प्रायश्चित हमें करना चाहिए क्योंकि हमने किसानों को जानबूझकर गरीब रखा है। मैं एक उदाहरण दूँ आपको, अगर OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, उसकी स्टडी कहती है कि 2000 और 2016 के बीच में, 16 साल के पीरियड में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कहीं आपने चर्चा देखी? कोई चर्चा नहीं करता। कॉर्पोरेट का नुकसान हो जाए तो देखो सारा देश खड़ा हो जाता है कि साहब इकोनॉमिक स्टिमुलस चाहिए, या इकोनॉमिक ग्रोथ में रुक जाएगी, या पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। क्या एग्रीकल्चर में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है? क्यों नहीं हम ये सोच सकते? चलो सर, इन्हीं मुद्दों के बाद में फिर मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ। एक ग्लोबल वार्मिंग बड़ा चेंज है, बड़ा हमारी जो खाद्य श्रृंखला है उसको बड़ी चुनौती है पूरे विश्वव्यापी, और बहुत बड़ा विस्थापन देखने में आ रहा है। तो ये उसकी असर भारत में भी है, तो हमें किस तरह की खेती को प्रोत्साहित करना चाहिए? ये जो ग्लोबल, अगर आपने बताया है, ये भी जो ग्लोबल वार्मिंग, अब तो ग्लोबल बॉयलिंग कहते हैं उसको बहुत सारे लोग, ग्लोबल बॉयलिंग जो है उसमें हम स्पष्ट कर दें, और जानना भी हमें ज़रूरी है कि उसमें जो उसका शेयर है एग्रीकल्चर या पूरे फूड सिस्टम का, वो 34% है। यानी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, राइट टू दी फूड सिस्टम्स के ऊपर हम देखते हैं। मेरा ये मानना है कि उससे निकलने का रास्ता एक ही है कि वी गो टू एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम्स। और एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम, भारत की पारंपरिक खेती जो थी बहुत रिच थी, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बताया जाएगा अरे किसान डूब जाएगा, किसान मर जाएगा, देश की पैदावार कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो पैदावार बढ़ेगी, सस्टेनेबली बढ़ेगी, ज़मीन भी ठीक रहेगी, पानी भी ठीक रहेगा, आपकी हवा भी ठीक रहेगी, और सबसे बड़ी बात है कंज्यूमर जो है वो हेल्दी रहेगा। और क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं हम इस चीज़ को समझ सकते कि एग्रो इकोलॉजी को अब बढ़ावा देने का समय आ गया है। सर, पंजाब में जो भूमिगत जल संकट है उसका तात्कालिक समाधान क्या देखते हैं? यही है। अब देखिए ना, पैडी जो लगाया है हमने, उसमें 5000 लीटर पंप आउट हम करते हैं, ठीक है, और उसमें जो जिस तरह की इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है उसी का ये रिजल्ट है। हम अगर इंटेंसिव फार्मिंग से एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम में जाते हैं तो इन सब चीज़ों का बैलेंस होगा और पानी का जो दोहन है वो भी बचेगा। फसलों के विविधीकरण की जरूरत है पंजाब में, उसको चेंज करने, पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। ये तो कब से हम बात करते आए। आपको याद होगा जौहल साहब की जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1980 के दशक में आई थी, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट भी उनकी आई, लेकिन आज तक किसानों ने क्यों नहीं किया? ये नहीं कि किसान नहीं करना चाहते, ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ही नहीं चाहते कि उसको किया जाए। मतलब ये कहना आसान है कि किसान जो है वो शिफ्ट नहीं करता। अब मुझे बताइए कि पैडी में अगर किसान को, लेटर से हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, 40,000 रुपये की इनकम होती है उसको अगर प्रति एकड़, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, और उसने अगर मक्के पे शिफ्ट किया या उसने मिलेट्स पे शिफ्ट किया या दालों पे शिफ्ट किया और उसकी इनकम 20,000 रुपये होती है प्रति एकड़, तो वो क्यों शिफ्ट करेगा? आज मुझे बताइए कौन सा एम्प्लॉई है जिसको IAS में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, वो छोड़ के चला जाए अपनी कम सैलरी पे? कभी सुना आपने? तो ये क्यों हम सोचते हैं कि किसान जो है वो अपने लॉस पे डाइवर्सिफाई करेगा? अगर डाइवर्सिफाई हम चाहते हैं, क्योंकि मैं ये कह दूं किसानों की इसमें कोई गलती नहीं है, सरकारों ने पुश किया कि आप वीट पैडी क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर चलिए, उन्होंने करके दिखा दिया। तो आज हमें उनको शाबाशी देनी चाहिए और उसी मॉडल को हम आगे लेके चले कि हम कैसे उसके, जैसे आपने कहा एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम हो या आपकी ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स हो, उसमें वो कम से कम इकोनॉमिक रिटर्न तो उसको उतना मिले किसान को, तो एवरीवन इज हैप्पी विद दैट। जी, तो सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है ऑन एग्रीरियन रिसर्च पंजाब हरियाणा की, उसमें आप हैं और पिछले दिनों मीटिंग भी थी पंचकुला में उसकी। सर, क्या निष्कर्ष है उसकी? और नहीं, अभी तो देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, आप ये बात को मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का हम सबको ये एक बड़ा स्पष्ट है कि रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पेश होगी। तो मुझे उसमें उस इशू में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आई थिंक इट इज़ समथिंग विद दैट इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। सर, पहाड़ ने आपके व्यक्तित्व को रचा है, आप हिमाचल की धरा से संबंध रखते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों एक ही तरह की भूमि में आते हैं, लेकिन इन इलाकों में पिछले दिनों एक बड़ी चुनौती है। एक तो एक बार कहा जाता है कि जो 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है उसके बाद लोगों ने खेतों में जाना छोड़ दिया, काफ़ी बड़ी आबादी ऐसी है, लेकिन वहाँ जंगलों में जानवर बहुत आया है पिछले दिनों से, बहुत प्रॉब्लम, और फलों की बहुत दिक्कत है, बंदरों की, भालू की, सूअर की। तो वहाँ की खेती का क्या प्रारूप हो, ये बदले हुए हालात में कैसे जीविका उपार्जन हो, कैसे लोग करें, क्या होना चाहिए? ये भी किसान को मार पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने नेचर के साथ जो बैलेंस मेंटेन किया या वाइल्ड लाइफ के साथ बैलेंस मेंटेन किया, जब उनको आप खदेड़ते जाओगे एक लेवल पर, तो कभी तो वापस आपके रिएक्शन होगा ही। और देखा, आप जो कह रहे हैं कि जानवरों की बात ही सिर्फ नहीं होती, तोते भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ जी, और वो लोग, मैंने उसको पता नहीं क्या शब्द एक बोलते हैं जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ कि सब वो कहाँ गए हैं, मैं जब पूछता हूँ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पर हैं या तुम्हारे बहू और वो क्या कहते हैं बेटा कहाँ है, तो पता चलता है जी वो खेत में गए हैं जुगाली करने।
जो गाड़ी करने, वो रात भी वहीं लगाते हैं, दिन में वो जानवरों को भगाते हैं। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। और उसमें एक चीज़ तो चलो ये ठीक है कि आप उसकी वो कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे बाय वे ऑफ फेंसिंग एंड ऑल दैट, लेकिन उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नज़र अभी तक नहीं आया जो कि हम उसको ले सकें। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स को लेने के लिए भी उसको उसको पहले एजुकेट भी लोगों को करना पड़ेगा कि इस रास्ते को हम अपनाएं। अच्छा, आप एंटी करप्शन मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं और अन्ना अन्ना आंदोलन में आप मंच पे नजर आए थे। देश की भ्रष्टाचार की स्थिति को क्या देखते हैं? जब हमने सोचा था, जब ये किया था, मुझे याद है जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना तो उसके मैं ओरिजिनल फाउंडर्स में से हूँ। और उस समय हमने कभी सोचा नहीं था कि देश करप्शन के मामले पे खड़ा हो जाएगा। ये तो आप मानेंगे कि देश की बड़ी अचीवमेंट थी कि, और वो मिडनाइट पे वो आपको याद होगा पार्लियामेंट में भी सेशन हुआ था। तो उस समय बड़ा सोच थी, सबको लगता था कि देश में करप्शन जो है वो हम हटा के रहेंगे। लेकिन आपके सामने ही है कि कहाँ तक हम सक्सेसफुल हो पाए, नहीं हो पाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रयास को हमें बंद नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी मस्ट कंटिन्यू। सर, मैं आपकी एक व्यक्तिगत प्रश्न आपके पास आ रहा हूँ। आपके व्यक्तित्व के बहुत आयाम हैं। आपने पिताजी आपके आर्मी में कैप्टन थे और बहुत जीवट व्यक्ति थे। 90 साल की अवस्था में उन्होंने जो है मशरूमिंग का, फार्मिंग का वो किया। निश्चित रूप से उनका प्रभाव, आपने देश घूमा है, क्योंकि आर्मी अफसर्स के लिए ये होता है कि सब जगह घूमते हैं, देश देश देखते हैं। लेकिन मैं कह रहा सर, आप एक साइंटिस्ट थे और आपने विधिवत पढ़ाई की थी और उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप से जुड़े हुए एक पत्रकार थे। फिर ये सब से निकल करके फिर आप इस जो किसानों का है तो बहुत बड़ा मुद्दा, और आपको बल्कि जब महाराष्ट्र में किसान योद्धा के नाम से सम्मान भी दिया गया था, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? क्या वो क्षण कौन सा था जब आपने ये निर्णय लिया कि मैं? बड़ा मुश्किल सवाल है जो आपने पूछा कि वो क्षण कौन सा था, पर मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनिक ग्रोथ भी होती है। और ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा, यूनिवर्सिटी मैंने एग्रीकल्चर में मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस में आया, तो यहाँ पर भी मैं एग्रीकल्चर कॉरेस्पॉन्डेंट से मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था। मतलब अपने जो जर्नलिज्म का जो रास्ता था वहाँ से शुरू किया, उस पगडंडी पे चला। और एक टाइम पे आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो एग्री जर्नलिज्म में आने बहुत कम लोग होते थे, तो मैं तीसरा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था भारत में जो जर्नलिज्म में आया। और उसी के एक स्टेज पर आके मुझे लगा कि जर्नलिज्म में ही अगर आप फोकस करते रहेंगे तो शायद आप किसानों की आवाज़ जो है वो नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ के फिर मैंने किसानों के उसमें कि जिस भी रूप में आप मुझे देखते हैं वो नेचुरल ग्रोथ के प्रोसेस में ही आया हूँ। लेकिन मुझे ये लगा कि सारी ज़िंदगी जो एग्रीकल्चर पे काम करने का बड़ा मज़ा, जो एक सेटिस्फेक्शन होती है वो अंदर आती है, क्योंकि इन वॉइसलेस को अगर एक वॉइस देना और उनके लिए खड़े होना, मुझे लगता है इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता था बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी जब लोग लिखते हैं तो वो आपके आर्टिकलों को कोट करते हैं, उसमें दिए हुए आंकड़ों को कोट करते हैं और किसान एक विश्वास से देखते हैं, और आप हर जगह आंदोलन में नजर भी आते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपके कैम्ब्रिज के अनुभव कैसे रहे? आप कई यूनिवर्सिटियों में आप विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं, तो कैम्ब्रिज भी रहे हैं आप, फिर आप फिलीपींस में चावल संस्थान वहाँ पे भी गए हैं, तो विदेशों के अनुभव और कैसे अनुभव रहे हैं? मेरा मानना है कि ये मोर ऑफ ए लर्निंग। जब मैं लर्निंग की बात करता हूँ तो मैं आपसे एक उदाहरण दूंगा कि जब मुझे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विजिटिंग एडिटर बुलाया गया एज विजिटिंग एडिटर, तो उसमें 9-10 महीने में वहाँ रहा था। लेकिन मुझे सिर्फ इंस्टीट्यूट के अंदर ही नहीं, उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि मैं ईस्ट एशिया के, मतलब मैंने कोई 10-12 जो देश हैं उसमें मैं जाके स्टडी कर पाया कि एग्रीकल्चर का क्या हाल है। वो एक एजुकेशन है। जब आपको पता चलता है कोरिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, या और तो और कंबोडिया में क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो आप लाते हैं, एक आपकी कहते हैं ना जो विजन जो है ब्रॉड होता ही है, और विस्टाज और विजन दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही भारत में हुआ जी। मेरे को इंडियन एक्सप्रेस के टेन्योर में, मैं जब 10 साल रहा इंडियन एक्सप्रेस में, और क्योंकि मैं एग्रीकल्चर कॉरेस्पॉन्डेंट था, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने मुझे चंडीगढ़ के लिए नहीं रखा, बेस में यहीं पर था। उन्होंने कहा कि आप सारे देश में घूमेंगे, स्पेशल स्टोरीज करेंगे, जहाँ से आप रेडी हैं रिपोर्ट करने को, फाइल करने के, वहाँ के सेंटर में जाइए, रिपोर्ट फाइल कर दीजिए। मतलब वहाँ हमारे अखबार का जो ऑफिस है वहाँ जाइए, फाइल कर दीजिए, और सारे देश में अखबार में वो कैरी होगा। उससे क्या हुआ कि मेरे को सारे देश की जो अलग अलग सिचुएशन है वो जाके समझने का मुझे मौका मिला। और वो ही शायद एक कारण होगा कि मुझे पूछा जाता है कि WTO में या इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में ये मेरे को कहाँ से ये सब बातें ये आती हैं। तो मैंने ये कहा था कि बेसिकली एजुकेशन जो है आपकी वो ट्रैवल से ज़्यादा लर्निंग होती है आपकी, और मैंने जितना ट्रैवल किया है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो सीख के ही मेरे एनालिसिस में वो जो आप देखते हैं अमेरिका से खबर आ रही है, कहते हैं कि हमारा समझौता बिल्कुल
अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है और ठीक है, होने जा रहा है द्विपक्षीय समझौता, किसानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती? ये बहुत बड़ी चुनौती होगी और उसको मुझे लगता है किसानों को पैनी नज़र रखनी पड़ेगी उसके ऊपर, क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए बाजार खोला जाए क्योंकि उनके बिक नहीं रहा उनका जो माल है, और दूसरा ये भी है कि वो चाहते हैं कि उनके जो सरप्लस हैं, और उनके सरप्लस आप जानते हैं ज़्यादा हैं, तो उसके लिए बाजार खोला जाए। जैसे दूध की बात है, दूध उनके पास, हमारा नंबर 1 प्रोड्यूसर है इंडिया ग्लोबली, लेकिन यूएसए नंबर 2 पे है, लेकिन उनका दूध वहाँ बिकता नहीं है क्योंकि वो सरप्लस पैदा करते हैं। तो वो पुश कर रहे हैं, कनाडा को पुश किया, वो वहाँ बात नहीं बनी, फिर उन्होंने अफ्रीका के कंट्रीज़ को पुश किया, अब इंडिया पे पुश होगा। तो इन सब चीज़ों को देखें, फिर ये एप्पल, वॉलनट, ये सब जो घेरकिन्स और ये सब जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर दबाव आएगा आने वाले दिनों में। सर, बस आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप जीवन के 7वें दशक में पहुँच गए हैं और आपको लंबी पारी देश के लिए खेलनी है, तो क्या कुछ रह गया है या कुछ क्या लक्ष्य हैं जीवन के? अब क्या लगता है कि मैं कुछ अधूरापन रह गया जीवन? जब आपके जैसे मित्र बता देते हैं ना कि मेरा 70 ईयर्स हो गए हैं, तब मुझे पता चलता है ओ माय गॉड, इतनी उम्र हो गई है। लेकिन आपने ठीक कहा, और आखिर मुझे लगता है कि लेकिन जो टास्क है इट इज़ स्टिल इनकम्प्लीट। व्हेन आई से टास्क इज़ इनकम्प्लीट, जिस दिन हमारा किसान, उसकी इनकम सबसे छोटा जो एम्प्लॉई है सरकार का, उसके बराबर नहीं हो जाती, तो मुझे लगता है कि अभी तक हमारा जो स्ट्रगल है वो अधूरा रह जाएगा। सो हम आशा करें कि आने वाले दिनों में हम बिल्कुल ये कर पाएंगे। और देश के, आप सोचें, और हमारे जो प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं उनसे एक बात पे बहुत एग्री करता हूँ, जब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस सबका साथ सबका विकास का रास्ता एग्रीकल्चर है, जिसकी आधी जनसंख्या अगर देश की उससे जुड़ी है, तो मुझे बताइए इससे बड़ा रास्ता क्या हो सकता है सबका साथ और सबका विकास करने के लिए। तो लेट अस एम एट दैट कि हम सबका साथ सबका विकास करें और वाकई ही लोगों का विकास हो, उनकी भी एक कैपेसिटी हो, देखें कि वो भी आके स्टारबक्स में 300 रुपए की कॉफ़ी पी सकें, तब मैं मानूंगा कि वाकई ही किसानों का एक ग्रोथ जो है वो उस लेवल पे आया है। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और पिताजी की तरह 90 साल के बाद एनजीओ बनाएं और काम करते रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज आप हमारे बीच में आए और ये तो अंतहीन सिलसिला है और इतनी ज्ञान आपके पास है कि हमें बहुत लंबा समय चाहिए होता है, लेकिन हमें समय की हमारी सीमाएं हैं। अगली बार फिर आपसे कोई मुलाकात होगी और पुनः आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।